क्या कारण है कि बिहारी बाबू आज भी शत्रुघ्न सिन्हा है? ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। अपनी क्या भतीजे मोह ने मार दिया? कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी। मेरा तो नेता नहीं अभी से, ना मैं उनको जानता हूं इतनी अच्छी तरह से, ना ही मैं उनको अपना नेता मानता हूं। अचानक अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आए और बोलें कि भाई 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, आ जाओ, तो क्या करेंगे फिर आप? अब उनका फोन तो आए पहले। अच्छी बात मोदी में क्या लगती है आप? एक तो उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त लगता है मुझको। संजय दत्त के लिए कैसे बनाया बाला साहब को आपने? पहले तो उनकी दत्त साहब से नहीं पड़ती थी। बिल्कुल नहीं पड़ती थी, वही कभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे हुआ वो। अमिताभ बच्चन से आपने धक्का लगवा लिया। अरे नहीं, तो दोस्त है ना भाई। तो ये बता दीजिए, फिल्म किसके साथ आप लोग देखने गए थे तब? अब देखिए, कन्याओं का तो नाम नहीं ले सकता हूं मैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। और इस समय हमारे साथ बेहद खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जाने माने अभिनेता, सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। न्यूज 18 पर बॉलीवुड में एक काफी चर्चित फिल्म है रही है भागम भाग। बहुत बड़ी चर्चित फिल्म रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है मौजूदा वक्त में ये ऑपोजिशन पर बन रही है, यानी देश के विपक्ष में एक भागम भाग मची है। क्या कहना चाहते हैं आप? अब भागम भाग मची है, किसी भी निवारण से पहले आपको कारण पे जाना बहुत ज़रूरी है जी। ये कारण क्या है, क्यों भागम भाग मची है, ये मचाया गया है, ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके पीछे कहीं बहुत ज़्यादा लालच, प्रलोभन या भय, या फिर कई बार ऐसा होता है डूबते हुए जहाज़ को जब लगता है कि जहाज़ डूब रहा है, कई लोग भागने की दिशा में आ जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, शायद उसकी वजह से भागम भाग हो, या फिर इसके पीछे जो बहुत सारे कारण हुए हैं, जो SIR का हुआ है, जो पूरे देश में तमाम इलेक्शंस मिला के 3.5 लाख सेंट्रल एजेंसी जाती हैं। बंगाल में इस चुनाव में सिर्फ 2.5 लाख, करीब 2.5 लाख एजेंसीज को डाला गया, सेंट्रल फोर्सेस को। और तो और ये पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था 5 जगह, कुल 13-23 अफसरों का तबादला हुआ था। लेकिन बंगाल में इस बार 500 से ज़्यादा अफसर्स का तबादला हुआ है, 500 सवा 500 लोगों का। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये क्योटिक सिचुएशन पैदा करना, ये हंगामा, ये जहाज़ को डुबाने की कोशिश, उसमें कई लोगों का घबरा जाना, कई लोगों को वो पुराने केस थे, आज भी केस हैं, उनके केस को हरा भरा करना, हरा भरा करके उनके केस के ऊपर वो डर और भय पैदा करने की कोशिश करना कि अगर आपने कंटिन्यू के इधर नहीं आया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ, आप समझ गए और लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक ये भागम भाग मची है। क्या आपको लगता है कि सबको अपना भविष्य एनडीए में दिखाई दे रहा है, बीजेपी में दिखाई दे रहा है? भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा? कोशिश कर रहे हैं एनडीए में, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के गए लोग, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के गए, आज उन्हीं के साथ शामिल हो गए, उसी पतवार का सहारा लेकर। यानी कल तक ये लोग थे, जैसे मान लो अगर बंगाल की बात करूं, या जोड़ा फूल पे आए, जीत कर आए, और किसके खिलाफ बात करके गए? बीजेपी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ बात करके गए। आज उसी दल में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मिला क्या? मिला दलदल, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो जीवित भी नहीं थी, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, जिसमें कोई टोटल 78-80 रुपये भी नहीं थे जिसके पार्टी में, जिसका एक सांसद नहीं, जिसका एक अब उसके तो 20 सांसद हो गए हैं। अब 20 सांसद हो गए, और अब वो रूलिंग पार्टी में, जब उनका दलदल में शामिल हुए, अब वो जा पाएंगे एनडीए? पहली बात तो जाएंगे, क्या कहेंगे अब अपने लोगों को और उनको कि कल तक हमने आपके बारे में ये कहा, खिलाफत की, और आज आपकी गोद में आके बैठ गए हैं। और उसके बाद दूसरी बात, उसमें जब जाएंगे पहले उनको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी बहुत सारे पेंच लग गए हैं। मैंने पिछली बार भी हमेश कहा था आपको, मामला कोर्ट में भी है। पिछली बारी तो आपने कहा था कि ममता जी वापस आ रही हैं, लेकिन ममता जी वापस नहीं आ पाई, वो अपना भी चुनाव हार गई। ये कुछ चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन मैं फिर आता हूं, देखिए अब तो चुनाव हो गया। एक मिनट अमीश, यहाँ क्लियर कर दूं, मैंने कहा था ममता जी के अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो दमखम है
कि ममता जी जब जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई और ज़मीन से उठकर आई हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, और फिर आएंगी और फिर आ सकती हैं। लेकिन अभी तक आपने कहा उनकी जीत या हार का जिक्र किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर फ्रेंड एंड अपना ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल शुभेंदु जी के, उस जीत को चैलेंज किया गया कोर्ट ने, और कोर्ट ने भी थोड़ा उसकी हौसला अफजाई की है, उस केस को एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए उसके मामले में ज़्यादा ना कहा जाए तो बेहतर है फिलहाल। जी, लेकिन देखिए टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से भी हटा दिया है, अभिषेक बनर्जी को भी सस्पेंड कर दिया है। इस पूरी घटना पर आप क्या कहते हैं? अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। मैं अभिषेक बनर्जी पे बाद में आऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। क्या भतीजे मोह ने मार दिया पॉलिटिकली? अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। पहली बात तो भतीजे मोह पे बाद में आऊंगा, अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी जिन लोगों को, जो लोग कोर्ट के हिसाब से भी, दूसरे हिसाब से भी कोर्ट में केस है इसलिए कह रहा हूँ कोर्ट के हिसाब से, वो लोग जो वहाँ गए हैं, अपना फॉर्म किया, ग्रुप फॉर्म किया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे बने, हमारे दोस्त ऋतव्रत बनर्जी फ्रेंड है हमारे, कैसे बने वो, उसको चैलेंज किया गया है। तो अभी कोर्ट में मामला है, उस पर अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना है। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष मान लिया है। अब वो गुट ने फैसला करा है कि अब ममता जी और अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया है। क्या आपको लगता है ये इतनी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जिसने खुद की अपनी पार्टी बनाई, आज वो अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं? वो उन्होंने कर दिया है। यस, जी। जिनको जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जी, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी जिनको हमने पाला पोसा, जिनको अपने पास हमने जोड़ा फूल दिया, जिनको हमने आगे बढ़ाया, जिताया, आज जीतने के बाद वही आंखें तड़े रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं कि आप नहीं रहेंगी। पहले तो कह रहे थे, कि एडवाइजर, आप चीफ एडवाइजर रहेंगी जी, आप चेयरपर्सन रहेंगी। वो कह रहे हैं कि ममता जी अभिषेक बनर्जी का मोह ही नहीं छोड़ पा रही, इसलिए हमें बाहर करना पड़ा। ये तो जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अभी अच्छा, आपको आपने कोई बहाना नहीं बनाया, आपने कोई बहाना नहीं बनाया। इस मुश्किल घड़ी में दो बिहारी सब पर भारी पड़ गए। देखो, हमारा खासकर अगर मेरा आप जानना चाहोगे फिर से, तो अमीश मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरा तो मामला इमोशनल ज़्यादा है। पॉलिटिकली मैं से कोई बात नहीं की, मैंने कहा इमोशनल रीज़न है। जिन्होंने सुख दुख में या दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया ममता जी ने, तो आज मेरा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि मैं ममता जी का साथ दूं उनकी इस मुसीबत की घड़ी में। सुख दुख के साथी हैं हम लोग, तो मैं सुख में तो साथी रहा और दुख में हट जाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं, वो भी तो पुरानी पार्टी है, वो उस पे तो आप 30 साल रहे, बीजेपी में 30 साल रहे, सुख दुख की तो वो भी आपकी साथी रही है। बिल्कुल साथ दिया। 30 साल आपने खुद ही कह के सवाल में जवाब जोड़ दिया आपने। जी, कितना बढ़िया रहा, 30 साल रहा, अच्छा रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा लालन पालन तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ। मेरा तो आज भी जो रिगार्ड्स है अटल जी के बारे में लिए, अडवाणी जी के लिए, नानाजी देशमुख के लिए, तमाम नेताओं के लिए, मैंने पिछली बार आपके हमारे टाइगर ऑफ दिल्ली मदन लाल खुराना का भी जिक्र किया था। बिहार के जो हमारे मार्गदर्शक रहे, हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता कैलाशपति मिश्रा जी का भी जिक्र किया था हमने। तो ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनकी याद जाएगी नहीं, उनका रिगार्ड जाएगा नहीं। ये जो आदित्य ठाकरे और अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जिम्मेदारियां दी गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कहीं तो चूक हुई है? ऐसा तो नहीं है कि चूक नहीं हुई है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अब जब निकलने की घड़ी आई तो और कुछ नहीं मिला, तो अभिषेक बनर्जी पे चले गए आप, आदित्य ठाकरे के बेटे पे, आदित्य ठाकरे पे चले गए आप जी, उद्धव जी के बेटे। हाँ, उद्धव जी के बेटे हैं। हमें तो उद्धव परिवार, आदित्य परिवार और ख़ासकर बाला साहब ठाकरे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत मानते थे। अब कहते हैं कि संजय दत्त को छुड़वाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत प्यार, बहुत उन्होंने। सुनील दत्त को आप ही मिलवाने लेके गए थे। हम तो रजनीकांत को भी मैं ही लेके गया था उनके पास। मैं उस किस्से पे आऊंगा, लेकिन कह दूं, मैं उनके दो एक्टर बहुत मनपसंद थे जी, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी। ये मुझे जानकारी है, लेकिन मैं बाला साहब वाली उस घटना पे आऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि खाली बहाना नहीं हो सकता? अभिषेक बनर्जी पर सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई होगी? पहले ये देखिए कि ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, ठीक कहा, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
ये ठीक है, लेकिन किस समय, टाइमिंग देखिए आप। जब उनकी नज़रों में जहाज डूब रहा था तब छोड़ने की घड़ी में जंप करने की, जंपिंग द शिप कर रहे हैं, और उसके बाद आप जंपिंग जैक बन के बहाना नहीं मिल रहा। ममता जी के बारे में कह नहीं सकते, ममता जी का सबको पता है। तो एक वहाँ डैशिंग डायनेमिक छोरा है वहाँ पे जो बढ़िया कर रहा है, और वो है अभिषेक बनर्जी, तो उसी पे लगा बिकॉज सेक्रेटरी जनरल है वो। सब जो बातें आ रही इसकी टाइमिंग देखिए, आज अभिषेक पे आ रहा टाइमिंग देखिए। अचानक रातों रात आपके चुनाव के 1 महीने के अंदर में सारी खराबियां आ गई, सारे माइनस पॉइंट्स आ गए, सारी चीज़ें अभिषेक और ममता जी के खिलाफ आ गई। कहाँ से भाई? अभिषेक जो करते होंगे, देखिए हमने देखा है, मेरा तो नेता नहीं है अभिषेक, ना मैं उनको जानता हूँ इतनी अच्छी तरह से, ना ही मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ आपके नेता ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को आप नेता नहीं मानते? बिल्कुल सवाल अच्छा, अभिषेक बनर्जी से क्योंकि आपके मैं ममता जी के आग्रह पे गया था। अच्छा, ममता जी अभिषेक बनर्जी की रेपुटेशन कैसी है? अभिषेक बनर्जी के बारे में बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं। क्या आपकी कभी आपके साथ उनकी इक्वेशन कैसी थी? आपसे बात क्योंकि करते मैं जानता था वो, पर आप अपना नेता नहीं मानते उन्हें? नहीं, क्योंकि वो जो कहते थे मुझको, मैं जानता था कि ममता जी के आदेश पे या ममता जी के आग्रह पे वो हमें कह रहे हैं। तो हम जब बैठते थे वो अच्छे से बैठते थे, बातचीत होती थी, रेस्पेक्टफुली बात करते थे, और शायद मुझसे कोई बगैर रेस्पेक्ट के बात ना ही करे आज के दिन, तो वो रेस्पेक्टफुली बात करते थे, अच्छे है। लेकिन मैं आप उनको अपना नेता नहीं मानते? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी नेता ममता जी थी। अभी भी आपके नेता ममता जी हैं? अभी भी नेता ममता जी है। तो ममता जी ने हमारा साथ दिया उस घड़ी में जब मेरे पास कोई नहीं था, और मुझे लगा कि पटना से मुझे चुनाव हराया गया है बहुत कारणों से, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसमें खाली हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं। अचानक ममता जी का फोन आया, मुझे अभिषेक का फोन नहीं आया था, ममता जी का फोन आया, और ममता जी ने वो सीट डिक्लेयर कर, पूरे देश में एक ही बाई इलेक्शन हो रहा था जी, और बाई इलेक्शन था आसनसोल का। उन्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं तो आसनसोल कभी गया ही नहीं था। मैं पहली बार अपनी पत्नी का, मैंने उनको भी कहा कि मैं ठहरी अपने लीडर से पूछूं, कहा लीडर कौन है तुम्हारा? हम कहा मेरी पत्नी, पूछने दीजिए उससे। उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। उन्होंने पूनम जी से बात किया, फिर मुझसे खुद फोन पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे संतोष ने जब मुझे फ़ोन किया, मैं बेडरूम में नहा रहा था, नहाने के बाद नॉक किया संतोष ने। हमने कहा क्या बात है? कहा कि मैडम का फ़ोन नंबर, मैडम से तभी 5 मिनट पहले बात हुई है। मैडम को कहने से तो रुकने के लिए, कहता घबरा गया। हमने कहा बोलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने समझा मैडम है मेरी मैडम, पूनम सिन्हा। अब मैं बाहर आया, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी ने मुझे कहा अरे दीदी ने तुम्हारे बारे ट्वीट कर दिया। तो मैं दीदी, मेरी दीदी, मुझे ट्वीट करना नहीं आता है, मेरी दीदी ने कैसे ट्वीट कर दिया? तो कहा और दीदी तो दुनिया में रही नहीं अब, मेरी बहुत प्यारी दीदी थी अन्नपूर्णा दीदी। तो हमने कहा उन्होंने ट्वीट कर दिया, अरे जल्दी कर रिस्पॉन्ड करो दीदी को। मैं योगा कर रहा था लेकिन कंफ्यूज हो गया, संडे का दिन था। अचानक संतोष का फोन आया, मैडम बाहर आया, देखिए उनकी बड़प्पन या सादगी। उन्होंने डिसाइड किया, ट्वीट पहले कर दिया था, मुझ पर इतना विश्वास था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, और उसके बाद हमसे फ़ोन होल्ड कर रही थी। मैं 5-7 मिनट लगा मुझे आने में, वो ये नहीं कि मैं दोबारा करती हूँ, फ़ोन होल्ड कर रही थी। बाहर आया, बात किया, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि तुम बांग्ला जाओ, एखाने इलेक्शन लड़ो, तुम जीतबे, निश्चय जीतबे, तुम चिंता करो ना। तो आप अपनी नेता मानते हैं। मैं अब बाला साहब ठाकरे की बात पर आता हूँ। बाला साहब ठाकरे आपको बहुत मानते थे, कहते हैं संजय दत्त को छुड़वाने में आपका बड़ा हाथ था, आप ही सुनील दत्त साहब को तब मिलवाने के लिए लेके गए थे, और उसकी तस्वीरें भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी उस वक्त की तस्वीरें भी बहुत सारी है। आप बगल में बैठे हुए हैं और सुनील दत्त साहब बैठे हुए हैं, आप और बाला साहब बैठे हुए, फिर सुनील दत्त भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और संजय दत्त वहाँ आते हैं। क्या था, कैसे हुआ था वो संजय दत्त को? देखिए, मैं संजय दत्त को बहुत मानता था, आज भी मानता हूँ, लेकिन आज भी कहना चाहूँगा मैं सबसे ज़्यादा मानता था उनको, और वो सुनील दत्त जी की वजह से। सुनील दत्त जी जो कांग्रेस के थे, मैं भारतीय जनता पार्टी, एंटी पार्टी थी बिल्कुल। हाँ, इन ए वे, लेकिन मैं कभी सुनील दत्त जी के खिलाफ कैंपेन करने नहीं गया, और वो भी कभी मेरे खिलाफ कैंपेन करने नहीं आए। और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। सुनील दत्त को मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ता था कि आदमी अच्छा कर सकता है, पॉलिटिक्स में जाएगा। तो आपने अच्छा किया भी, तो उनका भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा सुनील दत्त का। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का पहले रहा बहुत इंस्पायर करने में, वैसे इनका भी रहा सुनील दत्त का। तो मुझे लगा ये लोग अच्छे लोग हैं, और इनके साथ ये संजय दत्त, कुछ भी गलती हो सकती है, भूल हो सकती है उससे,
वो टेररिस्ट अच्छा, नहीं हो सकता। ये तो बता दीजिए, बाला साहब को आपने कन्विंस कैसे किया? हाँ, अपने प्यार से, अपने तर्क से, कई मीटिंग की, कई सीटिंग की हमने उनके साथ। मुझे बहुत मानते थे, खाना वाना खिलाते थे, बैठते थे। सब उद्धव को, पूरे परिवार को पता है। संजय दत्त के लिए कैसे बनाया बाला साहब? हमने कहा कि आप पहले तो उनकी दत्त साहब से नहीं पड़ती थी, बिल्कुल नहीं पड़ती थी, वही अभी तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसे हुआ वो। हमने कहा देखो, आप किसी और पार्टी में हैं, जो हो गया सो हो गया, पुराना भूल जाओ, लेकिन बहुत दुखी हैं, उनके बेटे के साथ एक ही बेटा है। आप सोचो बाला साहब, आप यहाँ के फादर फिगर हो महाराष्ट्र का, या बहुत लोगों की नज़रों में आप गॉड फादर हो बाला साहब ठाकरे। और उसके बाद अगर आप नहीं मदद करोगे, संजय दत्त को आप नहीं जानते हो, कम से कम सुनील दत्त को तो जानते हो आप कितना। नहीं उसने ऐसा बोला वैसा बोला, नहीं दिल के बहुत अच्छे हो, पॉलिटिकल लाइन अलग होगी उनकी। तो मैं सुनील दत्त जी के लिए तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गया, उनको भी कन्विंस किया, वो भी बहुत प्यार करने लगे सुनील दत्त से। अडवाणी जी के पास गया, अडवाणी जी माने, तभी तो उनको सपोर्ट मिला बाद में। उसके बाद हमने कहा, जिस दिन वो मनोहर जोशी बने थे, उस दिन चीफ मिनिस्टर, शिवाजी पार्क में मीटिंग थी, मैं चला गया ऐसे ही, मैं आगे बैठ गया फ्रंट रो में। वहाँ पे उन्होंने देख लिया मुझको, बाला साहब ठाकरे ने। वहाँ प्रमोद महाजन जी थे, गोपीनाथ मुंडे थे, सब। मुझको उन्होंने इशारा किया कि नहीं तुम स्टेज पे आओ, जब तक स्टेज पे नहीं आओगे देखा तब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो सरकार को लाने में तुम्हारा भी बहुत योगदान है। तो उन्होंने, अच्छा वो हमारे योगदान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमको स्पीच देना ही होगा। वहाँ स्पीच दे रहा हूँ मैं, और स्पीच देने के बाद बाला साहब के स्पीच के पहले मैं बाला साहब का कहा कि आज एक ही चीज़ मांगता हूँ आपसे, आज मांगता हूँ, भले मामला जो है कोर्ट के अंदर है, लेकिन मामा आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपसे एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ कि संजय दत्त को आप किसी तरह से मदद करें। दत्त साहब की खातिर, दत्त साहब देशभक्त हैं, तो कहते हैं, उन्होंने बोला सुनील दत्त से बड़ा देशभक्त बहुत कम लोग होगा देश में। हमने उन्हीं का बेटा है, गलती हो गई होगी, भूल हो गई होगी, लेकिन वो आदमी टेररिस्ट नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है वो, और वो रियलाइज भी कर रहा है, रिपेंट भी कर रहा था। अगर आप तो मतलब मनोहर जोशी के शपथ ग्रहण में आपने कन्विंस करा उनको? बिल्कुल। और जहां पर अपने लिए कुछ मांगना चाहिए था, वो आपने सुनील दत्त के लिए, सुनील दत्त साहब और संजय दत्त के लिए मांगा किया। फिर चलिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति के अंदर। लेकिन एक चीज, क्योंकि आपने राजनीति में हमेशा शिष्टाचार रखा, आपने पॉलिटिक्स में हमेशा एक बड़ा शिष्टाचार रखा, और आपने शब्दों की मर्यादा को हमेशा बरकरार रखा। राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपके विचार क्या है? वो बंगाल में भी गए थे, उन्होंने बोला बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो तुष्टीकरण कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, ध्रुवीकरण कर रही है, इसके चलते बीजेपी को मौका मिल रहा है। और हुआ भी ऐसा, बीजेपी को मौका मिल गया। राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, जिस तरह की वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए रोएगा मोदी, ये होगा मोदी के साथ, क्या आपको लगता है वो सही है? इस सवाल के जवाब में इन बड़े लोगों के बीच में मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन इस सवाल के जवाब में, और बंगाल का भी जिक्र किया आपने, तो मैं यही कहना, उसी शेर को दोहराना चाहूँगा जिसकी शुरुआत आपने की थी। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब बंगाल का सिचुएशन उस पर डिफरेंट था। वहाँ पे आपके वो भी बंगाल में लीडर चौधरी, अधीर रंजन चौधरी बढ़िया आदमी है, वो भी थे वहाँ पे उनकी सीट। राहुल गांधी का खुद जाना और बोलना बीजेपी यहाँ पर आ रही है, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार ध्रुवीकरण वाली सरकार चला रही है, तो मैसेज था ना कि बीजेपी दिख ही रही थी, तो वोट चोरी का तो कोई मैटर ही नहीं था इसका मतलब। नहीं, वोट चोरी का तो मैटर था। वोट जब राहुल जी ने तो खुद ही नहीं स्वीकारा। नहीं, राहुल जी ने क्या कहा नहीं सुना, क्या नहीं कहा, लेकिन आज ये भी कहिए कि अगर बहुत देश में अपोजिशन लीडर के तौर पे राहुल गांधी के कुछ हो सकता है, कुछ कमजोरी या कुछ बातें रह गई हों, लेकिन बहुत बढ़िया नाम हुआ है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो आज के। नहीं, पर जो तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री ना भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा बड़े लोगों के बीच में मैं नहीं आना चाहूंगा, लेकिन मेरा अपना, मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ बिल्कुल आप करते हो। मैंने इसको बोला कि आपने राजनीति में एक मर्यादा रखी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसे कम नेता हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने पार्टी भी अगर बदली लेकिन मर्यादा, मान मर्यादा के साथ काम करा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उन्होंने बोला ये मोदी आके रोएगा, मोदी को पहले उन्होंने बोला था 5 साल पहले डंडे पड़ेंगे मोदी को, क्या आपको लगता है दिस इज लेजिटिमेट, ये जायज है? नहीं, मैं तो खुद कहता हूं, पहले आपको कह भी चुका हूं कि शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आप
बात कई स्पोक्समैन को देखता हूँ बहुत गुस्से में आ जाते हैं, यार क्या क्या भाषण हम तो डेली झेलते हैं उनको। आप तो बहुत झेलते होंगे, और कितना कोई ऐसी ऐसी माँ पे बाप पे सब पे आ जाते हैं लोग, ये क्या हो रहा है। हमने कहा कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे आपके पास अगर तर्क नहीं है तभी आप गुस्सा कर रहे हो ना, ये आप शब्द क्यों निकालते हो कि आपके पास तर्क नहीं है। आपको तो सबसे पहले हमने जो सीखा है, दो चीज़ सीखी है हमने। राजनीति में बड़े बड़े जो काम होते हैं, हमने एक चीज़ सीखी है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, पहले तो कूल रहो, हमेशा कूल रहो। आपने अच्छे अच्छे जनरल्स को भी देखा होगा, उनसे सीखा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भी आती हैं, आपने उनको कूल देखा है। आपने ईरान के लोगों को देखा है, कितना कूल होकर कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए उन्होंने। अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का जिक्र अगर ना करें, ट्रम्प साहब का, तो बहुत लोगों को देखा है बहुत कूल रहते हैं। और कूल रहते, ट्रम्प आपको कूल नहीं लगते? उनके अंदर बड़ी उनके जोश भी है ना, उनके अंदर तो अच्छे हैं, लेकिन जोश है उनका, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जोर से बोल देते हैं। हाउ डू यू रीड, हाउ यू रीड डोनाल्ड ट्रम्प? ओह, इज ए वेरी लवेबल मैन, दो इज अ वेरी लवेबल मैन, लेकिन वो दिमाग से कम मुझे लगता है दिल से ज्यादा काम लेते हैं वो। तो सही करते हैं गलत करते हैं? नहीं, कई बार गलत हो जाता है, मैं नहीं कहूँगा, आदमी तो अच्छे है वो जी, हो जाता है गलत कई बार। और देखो ना, आज इतनी उसी से सारी बातों की वजह से ही ईरान और अमेरिका का अभी तक जो है, इस क्षण तक डील नहीं हो पाया है, और हमेशा एक खतरे की घंटी या एकदम शक की सुई। एक सवाल मेरा ये कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होता तो अच्छा होता, नहीं हो पाया, गलती हुई। अब तो पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा, लेकिन स्पष्टवादी आदमी है तो कुछ तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अब अगर मिल जाए लोग, अपोजिशन मिल जाए, जैसे मिलने की संभावना दिख रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, और अगली चुनाव के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक सवाल है मेरा, अचानक अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आए या देश के प्रधानमंत्री का फोन आए और बोले कि भाई 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, आ जाओ, तो क्या करेंगे फिर आप? उनका फोन तो आया पहले, अब अभी तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अच्छे, मैं उनको लाइक अगर फोन आया तो हाँ में जवाब देंगे? नहीं, ये अभी कैसे कहा सकता है, क्या बातें होंगी, किस बात के लिए कहेंगे, कुछ बातें ये तो अभी मेरा ख्याल है, अभी तो मैं विचारधारा फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है ममता बनर्जी को छोड़ने का या किसी और दिशा में। मैंने तो सवाल पूछा कि अगर फोन आएगा, पहले फोन आए, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल सवाल है ना, ऑब्वियसली फिर भी तो 30 साल पुरानी पार्टी पहले मैं उनकी बातों, उनका फोन आएगा, भले मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उनकी बात को, उनके कॉल को रेस्पेक्ट जरूर दूंगा। और ऐसा हुआ है, मेरे बर्थडे में उनका फोन आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, गृह मंत्री जी का। हाँ, वेरी नाइस पर्सन टू मी, एटलीस्ट हमसे वो गुस्से वाला रूप मुझसे नहीं है, मुझसे, और शायद जनरली कोई करे भी ना, लेकिन वो अच्छे से बात किया। और आपने एक बार बहुत पहले पूछा था कि कुछ लोगों को, पहले भी पूछा था कुछ लोगों को क्या ऑफर आया, क्या आया आपको, मैंने कहा, सीधे कह दिया, मेरा पॉलिटिकल रीजन है ही नहीं। आपको कोई किसी का ऑफर आया नहीं, आपको किसी का फोन आया? ये अगर आया भी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, आया तो कुछ होगा ही, लेकिन हमारे मैं समझता हूँ आपके दोस्त है बीजेपी में, इसीलिए कहा जो मेरे दोस्त हैं, दोस्तगण ने कहा, और तो और तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोग जो बागी गए, सो कॉल्ड बागी, उन्होंने भी हमें ऑफर दिया, लेकिन ऑफर दिया, आने का ऑफर दिया, कुछ बातें कहीं, सहूलियतों का जिक्र किया, कंफर्ट लेवल का जिक्र किया, लेकिन हमारे दोस्तों ने, चाहे बीजेपी के हो वो, लेकिन हमने इसलिए सोचा कि इन्होंने मेरे भलाई के लिए कहा होगा, तो मैं किसी से शिकायत नहीं है और ना मैं किसी के खिलाफ बोलने वाला हूँ। एक सवाल अब पॉलिटिक्स सेट के फिल्म पे पूछता हूँ मैं, बॉलीवुड के आप सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, बड़े सुपरस्टार बने, आपको एक पद मिला बिहारी बाबू का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तक इसकी बहुत ख्याति हुई। इसके बाद बिहार से कई एक्टर्स आए हैं, पंकज त्रिपाठी आए हैं, मनोज वाजपेयी आए हैं, और भी कई स्टार्स आए हैं, लेकिन किसी को वो तबका नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि बिहारी बाबू आज भी शत्रुघ्न सिन्हा है इतने वर्ष बाद भी? क्या कारण दिखाई देता है when you look back, when you see your journey? देखिए, एक तो हो सकता है कि बिहार से पहला लड़का या पहला आदमी, मैं FTII में गया जी, पहला आदमी एक्टिंग कोर्स में गया, बिहार से पहला आदमी जो के बहुत नामचीन या बहुत हद तक सो कॉल्ड स्टार बना, बिहार से पहला आदमी जिसकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स हुई सोलो हीरो के तौर पे ही, बिहार से पहला आदमी गया
जिसके विलन के आने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद कई लोगों ने फॉरेन के मैगजीन्स लिखा वर्ल्ड में नहीं हुआ, कि विलन के आने में जब मैं विलन था तो ताली बजती थी, मैं हीरो को मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मुझे मारता था तो हीरो को गाली मिलती थी। इन्हीं तालियों ने तो मुझे विलन से हीरो बनाया। और हीरो में भी चाहे कालीचरण हो, विश्वनाथ हो, दोस्ताना हो, शान हो, दोस्त हो, दोस्ताना, बट जितनी फिल्में हैं इनमें जो कुछ हद तक कुछ लोगों की नज़रों में झंडे गाड़े तो उनको बहुत यंगर जनरेशन का खासकर बिहार में बहुत फ़ख्र हुआ। और पूरे बिहार यूपी के लोगों को लगा कि हमारा हिंदी बेल्ट का जो गया है इतना बढ़िया किया, तो इसलिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने बिहारी बाबू को टाइटल दिया। तो मैं कहता हूँ एक चीज़ कह दूँ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमें शेखर सुमन बहुत पसंद है, लड़का बहुत अच्छा है। जब मेरे खिलाफ वो चुनाव में आए थे, आपके खिलाफ मेरे पार्टी के खिलाफ आए थे, तो मैंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था। मेरी आदत है, रविशंकर भी जब हमारे खिलाफ लड़ रहे थे तो मैं कभी ना, मैं उनको फैमिली फ्रेंड का, पहली बार सुना इलेक्शन में कोई सामने वालों को फैमिली फ्रेंड कह रहा हो, मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, विचारधारा की लड़ाई आप देख लें जैसा है। शेखर सुमन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे परिवार का है। मैं उनका नया शो देखा आपने शेखर सुमन? देखा नहीं, कुछ छोटे छोटे उसके अच्छा लगा बहुत बढ़िया। शेखर तो बहुत टैलेंटेड है ही लड़का, उसमें दो दम ना, और बहुत संस्कार भी है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि अहंकार है उसके अंदर, हम नहीं, और अहंकार है तो क्यों ना हो, वो भी तो सेल्फ मेड ही है, हम जैसे कुछ लोगों ने थोड़ी सी मदद की होगी, लेकिन अदरवाइज बहुत प्यारा बहुत न्यारा लड़का। उसी तरह से मनोज वाजपेयी कितना गजब का लड़का हो, कहाँ से बेतिया चंपारण से निकल के, गांव से निकल के, और गांव से निकल के हमारा इतना नाम किया, उसने अच्छा काम किया। आपका पंकज त्रिपाठी सही मामले में गुदड़ी का लाल है, वो कला के मामले में अभी आगे बढ़ा है। मुझसे एक ही बार मुलाकात हुई, आया, उसने पैरों प्रणाम किया, मुझको पैर छू के प्रणाम किया, अच्छे से बात की, सर मैं आप लोग से उत्साहित हूँ। मनोज भी कहते हैं आपसे बहुत प्रोत्साहित हूँ। तो हो सकता है सीनियरिटी मैच्योरिटी का मामला हो मेरा, और पहला बिहार से बाहर FTIA में जाकर एक्टर और स्टार बन के, और इतनी ड्यूरेबिलिटी रही हो इतने सालों की, इसलिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिहार के लोगों ने फख्र करके मुझे बिहारी बाबू का नारा दिया, टाइटल दिया। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपने बहुत सुपरहिट फिल्में करी, दोस्ताना, विश्वनाथ, कालीचरण, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी। अब OTT का एक युग आया है, क्या आप कुछ OTT के लिए भी करना चाहेंगे? मौका मिलेगा या फिर यू डोंट वांट टू डू इट? एक तो मैंने एक दो फिल्में की हैं OTT की, शायद अभी आएंगी, नगेंद्र जी ने उसको डायरेक्ट किया है, और उसमें बहुत अच्छा लड़का उसमें प्रदीप है, और अच्छे अच्छे लोग हैं, बनी भी है, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। कोई वहाँ पे भाटी जी थे हमारे यूपी के, जिनकी मौत हुई थी, किसानों के नेता थे, उनका ऊपर जो रोल लिखा गया मेरा, और बहुत दबंग और बहुत मजबूत रोल है, अच्छा है। करीब पिक्चर हो गई है अभी गैंग्स ऑफ क्या है, गाजियाबाद, शायद वो पिक्चर का नाम है, ऐसा ही कोई है उसका टाइटल, बढ़िया है, बढ़िया फिल्म। उसी तरह से आपने कहा OTT पे, तो शशि रंजन जी जो इसके ITA के चीफ भी हैं, इंडियन टेलीविजन एकेडमी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, बड़ी तारीफ हुई थी, रोशन जी, OTT सुना है वो आपके परिवार पर, आप लोगों पे भी कोई, आप पे भी कोई वेब सीरीज बना रहे हैं? उसके बाद जो बन रही है, जैसे OTT भी बनी थी राकेश रोशन पे, उनके स्वर्गीय पिताजी रोशन साहब, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, और बेटा जो उनका ये राकेश रोशन का बेटा जो ऋतिक रोशन, इस पे मिला के बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, बहुत सराहनीय थी। अब उसके बाद वो फिल्म बना रहे हैं OTT के लिए है, वो मेरी बायोपिक कि कैसे एक पटना, जो आपने कहा पहला आदमी कैसे वहाँ से निकले स्ट्रगल करके, परिवार से कोई आदमी फिल्मों में नहीं, उसके बाद कैसे आके चलते चलते स्मॉल रोल, बिट रोल्स, उसके बाद विलन, मेन विलन और लीडिंग मैन, पिक्चरें बनी, ब्लॉकबस्टर्स हुई, सोलो हीरो की फिल्म में कितनी पिक्चरें चली, ये सब करते करते आज तक की ड्यूरेबिलिटी। और उसके बाद अचानक जब पीक पे थे, रिटायर्ड, वेंकैया नायडू के शब्दों में टायर्ड और रिटायर्ड होके नहीं, आप तो भरी जवानी में आए। हाँ, भरी जवानी में पॉलिटिक्स में गया, जयप्रकाश नारायण जी से इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद वहाँ पे गया, और उसके बाद फिल्मों में। और पहला इलेक्शन आपको राजेश खन्ना के खिलाफ लड़वा दिया। वो तो ना अडवाणी जी को ना नहीं कर सकता था, हालांकि मेरा इरादा नहीं था उस पर इलेक्शन लड़ने का, मैं अडवाणी जी को ना, अडवाणी जी अपनी सीट 1100 से जीते थे तब, इसीलिए उस चुनाव पे लड़ना था। मैं उनको इतना मानता था, आज भी उनको फ्रेंड फिलोसफर गाइड एंड गुरु मानता हूँ,
तो उनके जो लड़ना पड़ा। लेकिन इस दोनों की बायोपिक की खासियत ये है कि दोनों फील्ड है, यानी जो फिल्म और पॉलिटिक्स दोनों में, यानी पॉलिटिक्स में भी जो लोगों की नज़रों में जिस हाइट तक पहुंचा कि 2 बार आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों में, चाहे फिल्मों में या पॉलिटिक्स में, मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं। ख़ानदान में कोई आता पॉलिटिक्स में नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई एमएलए नहीं, मिनिस्टर बना तो बहुत दूर की बात। और उसी तरह फिल्मों में भी कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं, कोई अपना म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, कलाकार बनना तो बहुत दूर की। जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो आपको किसी ने बोला नहीं इस शक्ल में कैसे आप बन पाएंगे? अरे तो रोज सुनता था मैं, ये कटी फटी शक्ल जो है वो तो देख के बोलते ही थे लोग कि ये कहाँ से आ गया यार, बिहार से कौन नमूना आया है। जब गया मुझको तो लोग कहते हैं डार्क हॉर्स है। राज कपूर साहब ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। जो मेरी स्टूडेंट फिल्में कुछ बनी थी, एड अनटू द वॉइड, और एक था आर बी डूइंग ऑल दिस, तो रोशन तनेजा साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, और एक था एंग्री यंग मैन जिसमें मेरे साथ थी जया बच्चन और डैनी डेंजोम्पा। एंग्री यंग मैन का रोल मैं कर रहा हूँ। एंग्री यंग मैन के रोल में आप थे? लोग कहते हैं कि शायद यही एंग्री यंग मैन का रोल पीआर डिपार्टमेंट ने किसी और को दे दिया, हमारे किसी दोस्त को, लेकिन उसके मैं अमिताभ बच्चन को। हाँ, पर मैं खुशी है उस बात की। अमिताभ बच्चन के साथ अब आपकी दोस्ती पक्की है? हाँ भाई, बहुत पुरानी दोस्ती, संघर्ष के दिनों के साथ है। हालांकि थोड़ा वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में फिल्मों में थोड़ा मैं उनसे बड़ा हूँ। लेकिन जब मेरे पास, उन्होंने खुद कहा भी है कि मेरा तो फ्लैट था, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी भी हो गई थी। धक्का भी लगवाते थे आप उनसे? धक्का भी लगवाता। तो प्यारे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। मतलब सोचो, कौन यकीन करेगा आज के दौर में अमिताभ बच्चन से आपने धक्का लगवा लिया? अरे नहीं, तो दोस्त है ना भाई। हम संघर्ष के, हमेशा आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे स्कूल कॉलेज के, बिल्कुल संघर्ष के दिन होंगे, तो वैसे ही बात करेंगे ना आपसे। अभी थोड़ी मैं कहूँगा। अच्छा, ये बता दीजिए, फिल्म किसके साथ आप लोग देखने गए थे तब, जब वो फिल्म देखने जा रहे थे, अगर डिस्क्लोज कर सकते? अब देखिए, कन्याओं का तो नाम नहीं ले सकता हूँ मैं जी, कन्याओं का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, अमिताभ थे, असरानी थे, कई बार असरानी होते थे, अमिताभ बच्चन होते थे। असरानी गुजर गए, हमारे ट्यूटर भी थे वो जी 50 IM में। उसके बाद अब पेंटल कई बार होते थे, कई बार सुभाष घई होते थे, अनिल धवन होते थे। हम लोग बहुत पुराने सब दोस्त लोग, इंस्टीट्यूट डेज के साथी लोग हम। अच्छा, ये बताइए, परिवार का कोई व्यक्ति आपको पॉलिटिकल एडवाइस देता है? आपके बेटे लव कुश या बेटी सोनाक्षी कभी कोई पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं? सच बताइएगा। आज मैंने ये ज़रूर कहा, कभी कभी बेसिकली लव का तो काफ़ी इंटरेस्ट अब हुआ है। उसका इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है अभी तक जो दिख रहा है उनका, वो बीजेपी में है जी। उनका इंटरेस्ट दिख रहा है। और ये कुछ जो है वो फिल्म मेकिंग का डायरेक्ट की थी, बड़ी अच्छी। निकिता रॉय आई थी जी, निकिता रॉय नंबर 1 हुई थी, ट्रेन की थी वो OTT पे, OTT में अच्छी फिल्म थी। तो वो कुछ जो है, बट कुछ का अभी कुछ एक ग्रुप है बीजेपी का, उन बीजेपी के तमाम लीडरों के बच्चों का जो ग्रुप है, उसमें कई बार शामिल हुए हैं, और कई बार बड़े बड़े प्रचारक लोग और लोग बैठते हैं उसमें, आके सुनते हैं, मिलते हैं उनके साथ, ट्रेनिंग आने समझे कर रहे हैं। लेकिन मैं वही पूछा, पॉलिटिकल जो है सोनाक्षी बिल्कुल नहीं। सोनाक्षी के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत जोर दिया, इन्हें लाइए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, सोनाक्षी का बिल्कुल मन नहीं। लेकिन हाँ, अभी जहाँ एक तरह मेरे बच्चों ने तारीफ की कि लोग, कई लोग जो है हो सकता है बिक गए हों जब ममता जी का साथ देने पे, बट ये सबसे ज़्यादा मुझे कहा तो सोनाक्षी ने कहा, मुझे लगा कि ये कहेगी आप क्यों नहीं गए जी, पर सोनाक्षी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने एकदम इस घड़ी में जब दुनिया भाग रही है, या कोई लोग कह रहे हैं कि खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे MP लोग इधर से, आप टिके रहे। तो उसने कहा मुझे प्राउड ऑफ यू, तो मुझे बहुत तसल्ली भी हुई और बहुत आंखों में आंसू भी आए जी। और दामाद जाहिर, वो भी कभी पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देते आप? ना, ज़हीर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है। हमें तो दोनों को देख के, सोनाक्षी और ज़हीर को देख के लगता है अब तो उनकी सेकंड एनिवर्सरी अभी सेकंड एनिवर्सरी भी गई है उनकी, अभी वो विदेश में थे जी, अभी आए हैं, अभी हमारी एनिवर्सरी आ रही तो उसमें मिलेंगे वो लोग। राजनीति में हम परिवारवाद की बात करते हैं, बॉलीवुड में एक नेपोटिज्म को लेकर डिबेट है, लेकिन एक प्रश्न मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि आप स्टार के बच्चे हो तो आपको सफलता एकदम मिल जाएगी।
हमने कई स्टार्स के बच्चों को स्ट्रगल भी इस इंडस्ट्री में करते हुए देखा है और बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। संजय दत्त को एक टाइम पर स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्या कहना चाहते हैं इस नेपोटिज्म की आप डिबेट पर? नेपोटिज्म के डिबेट में फिल्म इंडस्ट्री को डालना ही गलत है। अगर इसमें आप डालोगे, आप जिनका करोड़ों रुपया लग रहा स्टेक हो सब कुछ, तो पहले अगर टैलेंट पे चुनना है तो राज कपूर ऋषि कपूर को नहीं चुन के और उस पर बॉबी हो चाहे जो फिल्म हो उसको नहीं चुन के आपको और हमको थोड़ी चुनेंगे। वो उनको जो चुनने का मौका मिले कोशिश करेंगे जो ट्राई टेस्टेड हो, जो घर का हो, जिसको देखा हो उन्होंने बड़े करीब से, वो कंसेप्ट में ज़्यादा बैठे। एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। अगर मान लो यश जौहर, हाँ, हमारे अच्छे दोस्त थे, अब नहीं है दुनिया में, उनका बेटा करण जौहर, एक ही बेटा है उनका, तो अगर उनका कंपनी जो है कौन संभालेगा? करण जौहर ही संभालेगा ना। ऐसा तो नहीं कि बाहर के किसी आदमी को कहेंगे तुम आकर संभालो, और करके उसने दिखा दिया, बहुत अच्छा काम भी किया उसने। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ये कहना, आपके जो एक बात कही अमीश देवगन की बात सरासर 100% सही है, और वो ये है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अल्टीमेटली ये ऑडियंस है, पब्लिक उसका फैसला करती है। हमारे पास लाइव नाम है, राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। राजीव कपूर को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा लाइव के अंदर। अरे एक समय तक सुपर हिट फिल्म दी उसने, उसका हुआ राम तेरी गंगा मैली, उसके बाद भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। उसी तरह से हमारा बहुत अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का है, हमारे ग्रेट एक्टर थे स्टार राजेंद्र कुमार। हाँ, कुमार बेटा, कौन सी लव स्टोरी ना जी, सुपर हिट पिक्चर, सुपर डुपर हिट। उसका म्यूजिक तो आज भी इमॉर्टल है, लेकिन उसके बाद भी उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आज की जनरेशन में यश चोपड़ा का बेटा उदय चोपड़ा नहीं, उसकी फिल्म तो ये लोग को समझना चाहिए जो आप कह रहे हो ना। आप बना तो दोगे एक बार, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, अल्टीमेटली फैसला तो पब्लिक को करना, नहीं किसी को एक्सेप्ट करता। लेकिन अब दोबारा मैं पॉलिटिक्स पे आता हूं, और आज की राजनीति बड़ी पोलराइज्ड हो गई है। ऐसा नहीं है, राम रथ के साथ आप भी चले हैं, इसमें कोई दराई नहीं है। इस न्यू एज पॉलिटिक्स, ये जो पोलराइज पॉलिटिक्स है, इसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या टेक है? बिकॉज मुझे अच्छी तरह से याद है, राम रथ यात्रा जब चलती थी तो अखबार में आपकी तस्वीरें भी हम देखते थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा में आप भी होते थे और नरेंद्र मोदी भी होते थे और प्रमोद महाजन तो थे ही। क्या ये जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मैं समझता हूँ समाज का उत्थान या देश की बढ़ोतरी जाति, जात या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमने तो सीखा है, माना है सर्वधर्म समभाव जी, हमारा तो उसमें विश्वास है। और अब विश्वास यहीं से पैदा हुआ, पॉलिटिक्स में आने के बाद से, लोगों के बीच में आने जाने से। वरना कई लोग भड़काते हैं, कई लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आप ही अमीश देवगन, आपका प्रोग्राम है, प्रचलित है, लोकप्रिय है। अगर आप कह दें कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है या सिर्फ हिंदू के लिए है या सिर्फ इस जाति के लिए, उनके नहीं है, दूसरे के लिए, तो आप खुद देखें आपकी व्यूअरशिप कितनी कम हो जाएगी। तो इस पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे आपका वन वर्ड क्या है, एक लाइन क्या है? सही है, गलत है, या आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? वन वर्ड आंसर, यस यस यस, खामोश। खामोश। खामोश से मुझे एक सवाल याद आया और मैं काफ़ी दिनों से सोचा था ये पूछूंगा। पुराने जो स्टार्स थे उनके बहुत स्टाइल्स फेमस होते थे, देवानंद साहब का, आपका, अमिताभ बच्चन साहब का, इवन अजय देवगन का भी स्टाइल फेमस है, शाहरुख खान का, सलमान खान का, सबके स्टाइल्स कुछ फेमस है। आज के युग के स्टार्स के कोई स्टाइल फेमस नहीं है। जैसे मुझे ध्यान में नहीं आता किसी स्टार का कोई ऐसा डायलॉग जो अभी रिसेंटली लास्ट 10-15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में जो फेमस हुआ। वो खामोश आपका फेमस है, मिथुन चक्रवर्ती का अपना डायलॉग फेमस था, गोविंदा का एक डायलॉग। व्हाई दिस, क्यों हो रहा है? आप इस इंडस्ट्री को आपने रचे बसे हो, आपने पूरी तरह से समझा है। व्हाट यू सी, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं कहीं मोटिवेशनल स्पीचें देने जाता हूँ वहाँ भी कहता हूँ, और आज आपके ज़रिए भी कहना चाहूँगा कि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में, जैसे हम भी शामिल हुए, स्ट्रगल करके ऊपर आए, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते हो तो अपने आप को सबसे भिन्न साबित करके दिखाओ, अलग साबित करके दिखाओ। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट और प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये चीज़ को जब आप करेंगे, मानेंगे, अपने ऊपर उतारेंगे, तो आप कई बार कल्ट फिगर बन जाते हैं। देवानंद, आप उनकी एक्टिंग से सहमत हो या ना हो, उनके स्टाइल जो स्टारडम एक ऑरा था,
जैसे दिलीप कुमार, उनकी तो खैर एक्टिंग से एक इंस्टीट्यूशन है दिलीप कुमार, तो मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र का एक का कॉमन, मैं मेरी बड़ी मतलब आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका स्टाइल मेरे दिमाग में आ रहा है। मनोज कुमार हाथ ऐसे रखते थे, धर्मेंद्र का अपना स्टाइल था, देवानंद अपने हाथ को घुमाते थे, सबका स्टाइल दिमाग में आ रहा है। अमिताभ बच्चन का एक स्टाइल है, चार्ली चैपलिन का स्टिक के साथ अपना जो ड्रामा था उनका, चार्ली चैपलिन का देखने का ये वो, जो कि राज ऐसी छाप आई कि शायद राज कपूर तक भी देखी गई, लोग कहते हैं। लेकिन ये जो स्टाइल आप देखिए, जितने आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक्री करते हैं वो अधिकतर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, इन्हीं के मुझे तो कैरेक्टर दिखाई। अब तो हमने पर्सनालिटी राइट अपना जीत लिया है, हाई कोर्ट ने हमें सहारा दे दिया, अधिकार है अपना। हाँ, लेकिन कई बार वो लोग, उनका पेट चलता है, तो ये जो है स्टाइल जो है अभी जैसे देखो, क्यों नहीं ऐसा हो, लेकिन कई बार स्टाइल का बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है। आपने सनी देओल को देखा है, यहाँ हमारे संजय दत्त का जिक्र किया, इन लोगों ने जो जिम कल्चर चलाया है, मेरा ख्याल है आज के देश के युवा पे सबसे ज़्यादा जिम कल्चर का पॉजिटिव अगर असर हुआ है तो इन्हीं लोग का। और अब ये रणवीर सिंह, ये लोग जो कर रहे हैं, बाबा रामदेव ने योगा कल्चर चलाया है। बाबा रामदेव तो अच्छे हैं लेकिन व्यवसायी ज़्यादा है लेकिन यस, योगा में बहुत जान फूक, वो कहते हैं योगा सही होगा। हाँ, जान फूक दी उन्होंने, वो तो सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन अभी धुरंधर में जितना पर्सनालिटी लेकर आया अपना ये रणवीर सिंह, आपने 2 भी देख ली, अच्छी लगी आपको? 2 नहीं देखी है, लेकिन मैं जान रहा था आप पूछोगे तो पकड़ा जाऊंगा। मैंने नहीं देखी है लेकिन मैं तारीफ बहुत सुन चुका हूँ। जी बिल्कुल, आखिरी दौर में है हम। एक सवाल है मेरा आपसे, पुराने दौर के कलाकारों में, मतलब आपने अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, तीनों में से बेहतर कौन आपकी राय के अंदर? देखिए, मेरा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, दोस्ती का संबंध रहा अमिताभ बच्चन से बहुत, लेकिन मेरा इमोशनल अटैचमेंट जो है, अफेक्शनल रिश्ता जो है, एक को चूज करना पड़े तो धर्म जी जो स्वर्गीय हैं, धर्म जी के बारे में इसलिए भी मुझे लगता है, उनको मैंने एनवी भी किया है, मुझे कभी यकीन नहीं आता, कई बार उनको बोलता था शूट पे, पहली बार उनको फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था मैंने जी। और मैं कई बार उनसे पूछता हूँ, जब बगल में बैठता था पूछता था, तो सर मैं बोल सकता हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं धर्मेंद्र के साथ बैठा हूँ, जिसको इतना एडमायर करता, तो वो एडमिरेशन रह गया ओके थ्रू आउट। तो इसलिए धर्मेंद्र मेरे बहुत फेवरेट रहे, उनके साथ बहुत सारी फिल्में की और कामयाब फिल्में करी। हीरोइंस की मैं बात कर लेता हूँ, जयप्रदा, जीनत अमान, रेखा, रीना रॉय, सारी लड़कियां अच्छी हैं, सारी। अगर चूज करना पड़े, मैं हेमा मालिनी को चूज करूँ। जी। रेखा को नहीं, रीना रॉय को भी नहीं। इन लोगों से तो रीना रॉय के साथ आपकी बड़ी हिट फिल्में रही, बड़ी हिट फिल्म रही, बहुत अच्छी दोस्ती रही, मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत खासकर रीना रॉय के साथ बहुत फिल्में की हैं। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी दोस्त भी रही हमारी, और मैं उनकी आज भी बहुत कदर करता हूँ, हमेशा रिगार्ड्स करता रहूँगा इन लोगों का। लेकिन हेमा मालिनी के साथ मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो गजब का रहा। हेमा मालिनी को तो हम लोग फैमिली फ्रेंड ही कहते हैं, बहुत अच्छा, आज भी दोस्त हैं हमारी। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि 2026 में हम बैठे हैं, 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा, क्या आपको लगता है विपक्ष को अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, आज कमजोर दिशा में है? किसी भी चुनाव को चुनौती समझना हमारा कर्तव्य है, इसलिए किसी भी चुनाव में किसी को हो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, उनको मजबूत होना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, यूनिटी, आपकी एकता बहुत ज़रूरी है, मजबूती बहुत ज़रूरी है। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक फिल्म आप पर बने या आपके ऊपर एक वेब सीरीज बने, तो आज के दौर में किस एक्टर को चाहेंगे कि आपकी बायोपिक करे वो? मुझे लगता है कि मैं लव कर सकते थे, मेरे बेटे वो एक्टर भी हैं, तो लव कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ दोनों ने ट्रेनिंग भी हासिल की है, लेकिन दोनों गोरे बहुत ज़्यादा हैं दोनों गोरे बहुत ज़्यादा हैं, और शायद मेरा वो कॉम्प्लेक्शन, और ख़ासकर जब मैं आया था जी, तो मार मार के मुझे तथाकथित गोरा बना दिया गया, उससे पहले से बेहतर हो गया। रैपिड फायर राउंड में शुरुआत कर रहा हूँ, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉन्टिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 12 साल उनकी सरकार को हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत आपने नमो भी नाम दिया था उनको।
नमो नाम दिया था, नमो नाम हमारा ही दिया हुआ है। जैसे बिहार में हमारे एक स्वर्गीय मित्र थे, सुमो दिया था सुशील मोदी को, उनको सुमो नाम दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल हुए हैं उनको एक तरह से तो लॉन्गेस्ट टेन्योर है, और जैसे भी आप उनको देखें बड़ बधाई के पात्र हैं। और मैंने उनको बधाई का ट्वीट करके बहुत दिल से बधाई दी उनको कि वो आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। पार्टी अलग हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी, तब आप बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपको लगता था कि इतनी लंबी सरकार बीजेपी चला पाएगी? दिल पे आपको लगता था इतना लंबा? तो डू यू थिंक मोदी हैज डन समथिंग गुड, दैट इज व्हाई ही इज इन पावर? उन्होंने कुछ तो बेहतर किया होगा। अच्छी बात मोदी में क्या लगती है आप? एक तो उनका एनर्जी लेवल जबरदस्त लगता है मुझको, जबरदस्त लगता है एनर्जी लेवल, और वो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। और मैं कहूँगा बहुत सारे, और उनका और इसके अलावा, एनर्जी के अलावा बहुत सारे उनका अनुकरण। एक वो 24 घंटे 24/7 पॉलिटिकल हैं। उनको चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का हो, कि आपका एमएलए का हो, एमपी का हो, किसी टिम्बकटू में हो कि यहाँ हो, सबके लिए सिर्फ चिंतित ही नहीं रहते, बहुत व्यस्त भी रहते हैं उसमें। लेकिन मैं पहले ये कह दूं कि सबसे बड़ी बात कि जब 12 साल उन्होंने नेतृत्व किया है, तो हमारे लिए, देशवासियों के लिए भी बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय, बधाई के पात्र है। और हमने उनको बधाई दिया, दिल से बधाई दिया। आप लोगों ने उसकी सराहना भी की थी उसकी। अब रही बात की विचारधारा की, फिलहाल विचारधारा अलग अलग है आज, पर आपकी मूल विचारधारा तो वही है। पालन पोषण हुआ है मेरा तो भारतीय जनता पार्टी में। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको बहुत नज़दीक से तो नहीं जानता हूं, लेकिन मानता हूं कि बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, और बहुत अच्छा उनके पास तर्क रहता है। और किसी चीज़ को अपनी तर्क से बुलडोज करने की उनको पार्लियामेंट में एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है। आपको आप उनकी स्पीच आप सुनते हैं, आपको बेहतर लगती है? अमित शाह की जो स्पीचेज होती है पार्लियामेंट में बोलते हैं कई बार, हाँ, उनके अंदर उस समय जो बात करते हैं वो बड़ी कन्विक्शन से करते हैं। भले उसमें तथ्य उतना ना रहता हो कई बार, लेकिन जितना कन्विक्शन से करते हैं वो, जितना कंट्रोल रहते हैं वो, और जितना कंट्रोल, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से जो बात करते हैं, वो देखते ही बनता है। जी, रैपिड फायर राउंड। आपके मुताबिक आज के दौर की सबसे सूटेबल फिल्म कौन सी है? कॉकटेल 2 अभी रिलीज हुई है या फिर धुरंधर? दोनों फिल्में मैंने देखी नहीं है, लेकिन धुरंधर आधी देखी है, और आधी देखने का ने धुरंधर 1 देखी है, लेकिन धुरंधर 2 की भी बहुत तारीफ सुनी है। मैं समझता हूँ कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2, और इसके आदित्य जो है हमारे मेकर, हाँ, वो आदित्य धर, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, और इसको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देकर खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल फिल्म बना दिया। अगला सवाल एक लाइन में, बंगाल में हार के बाद नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी यानी दीदी का दावा कमजोर हुआ है, हाँ या नहीं? नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का मजबूत नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? देखिए, जहाँ विपक्ष की बात है, विपक्ष के नेता होने के नाते, पूरे विपक्ष के ग्रुप का नेता होने के नाते हम समझते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो है हमारे इस वक्त, वी आर प्राउड टू हैव हिम एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जी, और मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, आपकी जो वेब सीरीज आ रही है वो हम कब तक देख पाएंगे? देखिए, उसके करीब करीब आधी हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो जाएगी। इस साल के अंत तक आएगी। हाँ, उसका अभी तो टाइटल भी नहीं रखा गया है, लेकिन वो भरने बहुत जोर से शशि रंजन बना रहे हैं, जो इंडियन टेलीविजन एकेडमी के चीफ हैं, और जिन्होंने रोशन बनाई थी। सुना है बहुत अच्छी बन रही है, बहुत लोग उसमें शामिल। नहीं, इंतजार रहेगा, पूरे देश को इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने अपने बेबाक अंदाज के अंदर हमें ही खामोश कर दिया है। बस हमारे पास अब और सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमिश, थैंक यू। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिन्होंने हर प्रश्न का बेबाकी के साथ जवाब दिया, और शायद अपने क्रिटिक्स को भी आज खामोश किया होगा, क्योंकि हर वो सवाल जो जनता के मन में था वो शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।